प्यार दोस्तों, हम लोग का जो मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट का जो स्पेशल बैच है उसमें टोटल हम लोग 28 यानी 28 मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का जो मॉक टेस्ट नंबर चलेगा वो 29 यानी 29 नंबर मॉक टेस्ट हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। हाँ, इसके पहले हम फिर एक बार आपको कह देना चाहते हैं कि आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वह 7:30 बजे, जी हाँ, शाम में 7:30 बजे ही आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर दिया करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है पहले आप पीडीएफ के माध्यम से सारे प्रश्नों को बनाइए, उसके बाद लाइव डिस्कशन में जुड़िए, है ना। केवल देखिए फाकी मारने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर करना है तो बढ़िया से कीजिए, नहीं तो फिर छोड़ ही दीजिए, है ना। तो अगर आपको सही से मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है तो पहले आप सारे प्रश्नों को बनाइए। 7:30 से 8 बजे के बीच में आधा घंटा का समय आपको दिया जाता है, उसके बाद आप लाइव डिस्कशन में जुड़े। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल से। देखिए क्या कहता है पहला सवाल। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त है। और देखिए यह जो सवाल है यह रेलवे के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब 125 से पूर्णतः विभक्त है कौन सी संख्या, तो आप कहोगे सर 125 के विभाजन का नियम क्या होता है सर। तो हम आपको पहले बतलाते हैं कि 125 से अगर जांचना हो कि कौन संख्या डिविजिबल है तो कैसे जांचेंगे। देखिए हम हर एक पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर 5 का बात किया जाए, है ना, 5 का बात किया जाए, 25 का बात किया जाए, 125 का बात किया जाए, आगे 625 का बात करें, हम हर एक का नियम क्लियर करवा देते हैं विभाजिता का। अब देखिए एक बात सुनो, 5 कहने का मतलब बताओ। 5 कहने का मतलब आप कह सकते हो 5 पर पावर कितना 1, जबकि 25 कहने का मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको 5 के पावर के रूप में 5 पर पावर कितना 2, जबकि 125 को 5 के पावर के रूप में क्या लिखोगे 5 पर पावर 3। अब एक बात समझिएगा, यहीं से मामला क्लियर हो जाएगा, यहीं से विभाजिता का नियम आपके माइंड में सेट हो जाएगा। 5 के विभाजिता का नियम तो आपको पता ही होगा। अब एक बात सुनो, 5 के लिए आप क्या जानते हो बचपन से, है ना, जिसके अंत में एगो 0 हो या अंतिम अंक 5 से डिविजिबल हो। यानी कहने का मतलब ऐसे भी आप लोग रट्टा मारा करते हो कि जिसके अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से डिविजिबल हुआ करता है, नहीं 5 से पूर्णतः विभक्त हुआ करता है। तो ऐसी तर्ज पर हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 5 का नियम क्या ध्यान रखना है, जिस संख्या के अंत में 1 शून्य हो या अंतिम अंक 5 से डिविजिबल हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होता है। अब इसी के आधार पर 25 का नियम बन जाता है। 25 कहने का मतलब 5 पर पावर 2। अब देखिए पावर 2, तब इसका नियम क्या हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या अगर 25 से कट जाए तो समझिए पूरी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब बात करते हैं 125 का। 125 को क्या लिखोगे 5 पर पावर 3। यहां नियम क्या हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो, कितना शून्य हो 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 125 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो क्लियर हो गया। आगे भी अगर बात किया जाए, है ना, अगर 625 का बात करेगा तो वहां नियम हो जाएगा अंत में 4 शून्य या अंतिम 4 अंकों से निर्मित संख्या अगर 625 से कट जाए तो पूरी संख्या 625 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन उतना दूर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस इसको आप ध्यान में रखोगे 5, 25, 125। अभी जो आपका प्रश्न है कहता कौन सी संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त है। हमने आपको क्या बतलाया 125 के लिए, है ना, 125 के लिए आप ध्यान रखोगे जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 125 से कट जाए तो समझिए पूरी संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त होता है। अच्छा बताओ, आपके दिए गए कोई भी ऑप्शन में अंत में 3 जीरो का प्रयोग है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं, जीरो का तो प्रयोग 3 जीरो का नहीं है। अच्छा तो जीरो वाला तो कंसेप्ट हटा ही दीजिए। अब दूसरा उसका क्या था, या अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 125 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा यहां देखिए अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 846, 846 तो 125 से कटेगा नहीं, यानी यह संख्या 125 से नहीं कट पाएगा।
आगे बात करते हैं 125। देखिए 450 के अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 450 है। 450 भी 125 से डिविजिबल नहीं है, अतः यह संख्या 125 से नहीं कटेगा। अच्छा 543 भी 125 से नहीं कटेगा, यानी यह भी संख्या नहीं कटेगा, तो लास्ट वाला तो उत्तर होगा ही। और यहां भी आप देख लो अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 375 है, यानी 125 से 3 बार में डिविजिबल है, तो अगर 375 125 से कट जाएगा तो पूरी संख्या जो है कि 125 से पूर्णतः युक्त हो जाएगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 5 25 125 के विभाजिता का नियम आपके माइंड में सेट हो गया होगा। 5 के लिए क्या ध्यान रखना है, जिस संख्या के अंत में एक शून्य हो या अंतिम अंक 5 से डिविजिबल हो, 25 5 का स्क्वायर, यानी जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या अगर 25 से विभक्त है तो पूरी संख्या 25 से पूर्णतः युक्त हो जाएगा। 125 यानी 5 पर पावर 3। नियम क्या याद रखना है, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 125 से विभक्त है तो पूरी संख्या 125 से पूर्णतः युक्त हुआ करता है। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की ओर। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या कहता है, आराम से गौर फरमाइए। कहता ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। समझ रहे हो बात को, यहां से ए और बी के स्पीड के बीच का रेशियो काउंट कर लो पहले। देखो क्या कहता है, ए जो है वह बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। अगर बी के स्पीड को 1 मानोगे तो इसका 5/3 गुना यानी 5/3, यानी दोनों के स्पीड के बीच का रेशियो क्या लिखोगे, 5:3। यही तो दोनों के स्पीड के बीच का रेशियो हो गया। अब आगे प्रश्न को पढ़िए क्या कहता है। आरंभ में जो है बी ए से 80 मीटर आगे है, समझ रहे बात को, यानी बी ए से 80 मीटर आगे है। अब क्या कहता है, दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कहने का मतलब है जो दौड़ना है वह कितना डिस्टेंस का दौड़ना है दोनों को, है ना। अब क्या कहा गया, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं, यानी कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ जो है गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, यानी जहां दौड़ दोनों को कंप्लीट करना है। अच्छा एक बात सोचो, यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ए का स्पीड बी की अपेक्षा ज्यादा है ना। तो आखिर समय पर क्यों पहुंच जा रहा है दोनों एक साथ, तो उसका कारण देखिए प्रश्न में एक कारण छिपा है। कारण यह है कि बी पहले से 80 मीटर आगे दौड़ चुका है, समझ रहे बात को। देखिए बी ए से 80 मीटर आगे, यानी बी जो है पहले से आगे, जो कमजोर था यानी जिसका स्पीड कम था बी का, वो पहले से 80 मीटर आगे। तो यहीं से अपना माइंड को आप दौड़ाइए कि अगर बी 80 मीटर आगे रह करके एक साथ दौड़ कंप्लीट करता, अगर वह आगे नहीं होता तो इसका मतलब है कि वह 80 मीटर पीछे रह जाता उससे दौड़ कंप्लीट करने की स्थिति में। जब ए दौड़ को कंप्लीट करता तो बी उससे 80 मीटर पीछे रह जाता। अगर ऐसा स्थिति नहीं बना होता प्रश्न में, तो यानी कहने का मतलब है ना कि 80 दोनों समान समय में जब चलेगा तब बी जो है ए की अपेक्षा 80 मीटर कम दौड़ेगा, यानी ए बी की अपेक्षा 80 मीटर ज्यादा दौड़ेगा। अब एक बात आप सुन लीजिए, देखिए यहां पर टाइम कांस्टेंट है। देखो 3 बात आप ध्यान रखोगे, और हम आपको बार बार बोलते हैं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल में 3 बात तो आपको बिल्कुल खैर मकदम करना है। वह पहला बात है कि चला अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम जो होता है वह एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। दूसरा बात कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो उन परिस्थितियों में डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हुआ करता है, समानुपाती, जिसको अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है। और एक कंडीशन और, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो उन परिस्थितियों में डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हुआ करता है, यानी समानुपाती हुआ करता है, अनुक्रमानुपाती हुआ करता है। यहां पर आप देखो टाइम कांस्टेंट है, तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का समानुपाती होगा, यानी जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का भी होगा, यानी दोनों के द्वारा तय डिस्टेंस यानी तय किया गया दूरी के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3। यह डिस्टेंस का रेशियो है। आप देख लीजिए है ना, दोनों के डिस्टेंस में फर्क कितना का है, तो फर्क 80 मीटर का है। जो यूनिट के तौर पर डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2, तो यह 2 यूनिट का मान हुआ, 1 यूनिट का मान निकालिए। अब क्या कहता है, दौड़ का दूरी पूछा गया, यानी जो दौड़ना था
वह दौड़ कितना मीटर का है। अच्छा एक बात सोचो, पूरा दौड़ किसने कंप्लीट किया, तो पूरा दौड़ ए कंप्लीट किया है चेला, बी नहीं, बी तो 80 मीटर पहले से दौड़ रखा है, तो पूरा दौड़ को प्रारंभिक से लेकर गंतव्य स्थान तक ए कंप्लीट किया, यानी ए का दूरी निकाल लीजिए, यानी 5 यूनिट निकाल लो, तो 40 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर, आपका राइट जवाब हो जाएगा कितना 200 मीटर। ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी जो है सकी आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। जी हां, देखिए आराम से होशियारी से प्रश्न को पहले समझो, है ना, किस तरकीब के माध्यम से हम सुविधा पूर्वक प्रश्न को बना सकते हैं, यह टेक्निक को पकड़िए। 3 बात हमने बोला, है ना, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में जो रिलेशन बताए हैं आपको, उसको बिल्कुल ख्याल रखना है। पहला क्या बोले, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो चला तो उन परिस्थितियों में स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। दूसरा बात, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो उन परिस्थितियों में डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हुआ करता है, यानी समानुपाती, जिसको अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है। और एक तीसरा पॉइंट, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो उन परिस्थितियों में डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हुआ करता है, यानी समानुपाती, जिसको अनुक्रमानुपाती आप कहते हो। अगर ये 3 बात आपके माइंड में है तो बहुत सुविधा से आप प्रश्न को सोल्व कर लोगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है सुनिए, कहता है कितने समय में कोई राशि जो है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का बात किया गया है, कितने समय में कोई राशि साधारण ब्याज पर 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। देखिए सिंपल सा बात है, पहले प्रोसेस सिखाएंगे। हो जाने का बात करें, बन जाने का बात करें, बात एक्चुअली मिश्रधन का हुआ करता है। मिश्रधन जिसको अंग्रेजी में अमाउंट कहा जाता है। अब देखिए सिंपल सा बात कैसे आसानी से हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर राशि को 1 मानते हो आप, प्रिंसिपल को 1 रुपया मानते हो, कितने समय में कोई राशि 20/3% की दर से हन दुगना हो जाएगा। अच्छा 1 रुपया मूलधन, तो दुगना होने का मतलब 2 रुपया मिश्रधन। सिंपल सा बात है, 1 रुपया मूलधन 2 रुपया मिश्रधन, तो ब्याज कितना, तो ब्याज 2 माइनस में 1। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का जोगफल हुआ करता है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। 1 रुपया मूलधन 2 रुपया मिश्रधन, यानी ब्याज कितना 1। देखिए 1 रुपया ब्याज है किसका, 1 रुपया का, किस दर प्रतिशत से, तो 20/3% की दर से समय निकल करके आ जाएगा। इसको 5 बार में उड़ा दीजिए, यानी 3 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 15, यानी समय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 वर्ष मेरे भाई, क्या हो जाएगा 15 वर्ष। यह बिल्कुल प्रोसेस है 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। जी हां, अब देखिए जिनको रट्टा मारने का आदत है उनके लिए भी एक बात हम आपको बतला देना चाहते हैं, वह भी सुविधा पूर्वक ही आप बना सकते हो, उस मेथड से भी आप देखो। एक बात याद रखना होगा, यहां पर याद रखना RT बराबर n-1 इंटू 100, क्या याद रखोगे, RT बराबर n-1 इंटू 100। चलिए R यहां रेट है, T टाइम है, n वही कितना गुना होने का बात किया गया है। अच्छा रेट कितना दे रखा है आपको, तो रेट जो दे रखा है वह 20 बटा कितना है आपका 3, है ना। चलिए टाइम आपको निकालना है n-1 इंटू 100। सोचने वाला बात है, n का मान कितना है 2, तो यह हो जाएगा 2 माइनस में 1 गुना कितना 100। अच्छा देखिए ना 2 माइनस 1, यह तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अच्छा 20 से काट लो, कितना बार में काट लोगे 5 बार में, यानी टाइम हो जाएगा 5 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 15 वर्ष मेरे भाई, कितना हो जाएगा 15 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों तरकीब हमने आपको सिखलाया, जो बढ़िया लगे, यह भी आसान है, यह भी आसान है। जब आपके पास दिमाग है, सोचन क्षमता जो है बढ़िया है, तो आप आराम से सोच करके प्रश्न को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर रट्टा मारिए, RT बराबर n-1 इंटू 100 ओनली फॉर CI नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाओगे गलत हो जाएगा भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है सफलता कोचिंग सेंटर में जो है, ध्यान दीजिएगा अपना कोचिंग का ही नाम है, सफलता कोचिंग सेंटर में 810 विद्यार्थियों में जो है लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात, यानी कहने का मतलब है कि हमारे कोचिंग में जो है लड़का और लड़की की संख्याओं के बीच का रेशियो जो है वह 5 कितना है 4 है। अब क्या कहा गया,
अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा, यानी रेशियो को बदलने के लिए 1:2 करने के लिए कितनी लड़की को और शामिल करना होगा। चलिए चर्चा लड़का का और लड़की का सफलता कोचिंग सेंटर में। हाँ ध्यान दीजिएगा, लड़का का और लड़की का, इसका प्रारंभिक रेशियो कितना है 5:, कितना मेरे भाई 4। अच्छा, इस रेशियो को किस में कन्वर्ट कर देना है 1:2 में। अब प्रश्न में क्या बोला गया है ना कि कितनी लड़कियों, यही बोला गया ना 1:2 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को जो है ना कोचिंग में शामिल करना होगा। अच्छा, लड़की को शामिल करने का बात किया जा रहा है, लड़का के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं है ना, तो जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसका प्रारंभिक और बाद वाला मान को बराबर कर लेते हैं। यही सिंपल सा बात है। लड़की के मान में परिवर्तन हो रहा है, लड़का के मान में तो कोई परिवर्तन, लड़का को बराबर कीजिए। अच्छा, बराबर करने के लिए क्या करोगे, बस यहां केवल 5 से गुना कर लीजिए। अब देखिए गुना करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब देखिए ना, तो लड़की कितना बढ़ी, पहले थी 4 यूनिट, अभी बढ़कर कितना हो गया, तो 4 से हो गया 10, यानी लड़की का यूनिट कितना बढ़ा, लड़की का यूनिट बढ़ा आपका 6 यूनिट। यही 6 यूनिट का तो मान बताना है आपको। अच्छा, पूरे विद्यार्थी का संख्या प्रारंभ में कितना था 810। चलिए, पूरे विद्यार्थी का संख्या था 800 कितना 10। अच्छा, यूनिट देखो ना, प्रारंभ में लड़का लड़की मिलाकर के 5 और 4 कितना हो गया आपका 9, यानी 9 यूनिट बराबर 810। 9 यूनिट बराबर 810, एक यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे पूछा गया कितनी लड़की को और शामिल किया जाए, तो कितना लड़की बढ़ रही है 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट का मान आपको निकाल लेना है ना। चलिए इसको 9 से काट लीजिए, कितना बार में 90 बार में, है ना। तो यह हो जाएगा आपका कितना 540, यानी कितनी लड़की को और शामिल करना होगा, तो 540 लड़की को और शामिल करना होगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। जी हां, ऑप्शन नंबर डी। आप देखो यहां पर आप ध्यान भी रखोगे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि का बात किया जाए और उसमें किसी एक में अगर वृद्धि या कमी की बात की जाए, तो इन परिस्थितियों में, है ना, देखो जिसमें वृद्धि या कमी का बात करेगा उसको छोड़ दीजिए, है ना, उसके अलावा जो है ना, उसका प्रारंभिक और बाद वाला मान को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, यानी अन्य राशि को समान कर लिया जाता है। जिसमें परिवर्तन होता उसके अलावा जो राशि बचता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां क्या कहता है सुन लीजिए। कहता है किसी वस्तु का बात किया गया, किसी वस्तु का क्रयमूल्य जो है और विक्रयमूल्य का अंतर 180 रुपया है। किसी वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर 180 रुपया है। और आगे क्या कहता, यदि लाभ 30% है तो कहता विक्रयमूल्य बताओ। सिंपल सा बात है, क्रयमूल्य को चला अगर 100 मानते हैं तो 30% लाभ कमाने हेतु विक्रयमूल्य इन परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 130 हो जाएगा। तो यह कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, है ना, 10 अनुपात कितना 13। अच्छा, प्रश्न में दोनों के बीच का अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है 180, नहीं, यह अंतर है दोनों के बीच का, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर यूनिट के तौर पर कितना दिख रहा है 3 यूनिट। तो यह 3 यूनिट का मान हुआ। आपसे पूछा क्या गया, इस वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछा गया, विक्रयमूल्य पूछा, क्रयमूल्य 10 यूनिट, विक्रयमूल्य 13, यही 13 यूनिट का मान आपको बताना है। इसको काट लीजिए, कितना बार में काटोगे आप 60 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 780 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 780 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत आसान सा सवाल था, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का 780 रुपया आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। सुनो 6 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है जब एक राशि 24 लड़कों में, कितना लड़कों में 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपया जो है अधिक मिलता है, प्रत्येक को, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होता था। वो राशि बताइए। देखिए सिंपल सा बात है, यहां समझिए पहले बात को। कहने का मतलब है एक राशि को जो है, एक निश्चित राशि को 32 लड़का में बराबर बांटा जाता था, लेकिन एक कंडीशन लगा रहा है कि अगर 24 लड़का में बांटा जाए वही राशि को, तो पहले जितना मिलता था एक लड़का को उसके अपेक्षा कितना ज्यादा मिलता है 24 लड़का में 120 रुपया ज्यादा मिलता है प्रत्येक लड़का को। अब देखिए राशि को हम मान लेते हैं कितना x, पहले 32 लड़का में बांटा जाता था, यानी एक लड़का को इतना मिलता था। अगर यही राशि को अगर 24 लड़का में बांटा जाए, कितना लड़का में 24 लड़का में, वास्तविकता बात है
कम लड़का में बांटिएगा तो एक राशि, एक लड़का का राशि तो बढ़वे न करेगा। जब 24 लड़का में बांटा गया तो पहले की अपेक्षा है ना 120 रुपया ज्यादा, यह पहले मिलता था एक लड़का को, इससे 120 रुपया ज्यादा मिलता है बाद में। यही तो है, दोनों मान को बराबर कर लीजिए। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा आपका x बटा 24 है ना माइनस में x बटा 32 है ना बराबर में कितना हो गया आपका 100, कितना हो गया आपका 20 है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 96, नहीं तो यह हो जाएगा 4x माइनस में 3x, यानी ऊपर बच जाएगा आपका क्या, ऊपर बच जाएगा आपका x, नीचे हो जाएगा 96 है ना इक्वल टू 120, यानी x का मान आप सोचिए x बराबर हो जाएगा आपका क्या, अब देखिए ना यह हो जाएगा 96 गुना 120। अब गुना करने का जरूरत नहीं है, हम बार बार बोलते हैं स्मार्ट वर्क कीजिए है ना, टेक्निक को पकड़िए कि कैसे एग्जाम में हम सुविधापूर्वक उत्तर कर पाए। देखिए लास्ट में तो 0 होगा, उसके बाद इकाई स्थान सोच लीजिए, तो 6 गुना 2 यानी 12 का 2, तो 0 के बाद 2 वाला ऑप्शन देखेंगे। देखिए 0 के बाद 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन तो केवल दिख रहा है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया गया 11,520, यही आपका राइट जवाब होगा 11,520 रुपया, यानी जो निश्चित राशि का जिक्र किया जा रहा है वह निश्चित राशि कितना है 11,520 रुपया है। समझ रहे हो बात को, आराम से पहले प्रश्न को समझिए। बोला यही गया था कि जो राशि को 32 में बांटा जाता था 32 लड़का में, अगर उसी राशि को 24 लड़का में बांटा जाए तो पहले की अपेक्षा प्रत्येक लड़का को 120 रुपया अधिक मिलेगा। बस वही कंडीशन को हमने सोल्व किया, पहले की अपेक्षा 120 ज्यादा मिला, दोनों को बराबर करके वह जो राशि हमने एज्यूम कर रखा था x के रूप में उसका मान निकाल लिया 11,520 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। हाँ देखिए 7 नंबर सवाल क्या कहता है, और यह बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी टीचर के एग्जाम में टेट 2 जो हुआ है। कहता किसी बारंबारता बंटन के समानांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः 25.5 और 26 हैं, तो बहुलक आपसे पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आप देखो आपको मीन गिवन किया गया है, मीडियन गिवन किया गया है, मोड आपसे पूछा जा रहा है। मेरे भाई हमने आपको कई एक बार बतलाया है कि मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन यह होता है, आप ध्यान रखोगे मोड बराबर, क्या ध्यान रखना है, मोड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 गुना मीडियन, मीडियन कहने का मतलब माध्यिका, 3 गुना मीडियन है ना, 3 गुना मीडियन माइनस में 2 गुना मीन। इस बात को आप ध्यान रखोगे, मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, मोड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य। चलिए आपको मोड ही चाहिए, बहुलक ही आपको चाहिए, चलिए तो बहुलक निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 3 गुना, अच्छा माध्यिका का मान कितना है, माध्य 25.5 जबकि माध्यिका 26 है, क्रमशः लगा हुआ है, सब बात पर ध्यान रखना, क्रमशः कंटिन्यूटी का बोध कराता है। यानी मीडियन हो गया आपका 26 माइनस में 2 गुना, यह हो गया आपका 25 दशमलव कितना हो गया आपका 5, नहीं चलिए अब कैलकुलेट कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 78 माइनस में यह हो गया आपका 51, यानी 27 आपका राइट आंसर होगा। यानी बहुलक यानी मोड का मान क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है से कि आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, है ना। यानी मोड का मान क्या हो जाएगा 27। क्या ध्यान रखोगे, मीन मीडियन मोड का रिलेशन, मोड बराबर 3 गुना मीडियन माइनस में 2 गुना मीन, यानी बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 8वां। सुनिए 8 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि 1 से लेकर 51 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल सा बात है। अच्छा एक बात सोच करके देखो, 1 से 51 तक केवल ऑड नंबर, यानी कहने का मतलब प्रश्न को ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस में 3 प्लस में 5 है ना, प्लस में 7 प्लस में डॉट 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 डॉट, कहां तक बोला 51 तक, केवल और केवल विषम संख्या का योग आपसे पूछा गया था। नहीं, यहां देखो अगर लगातार विषम संख्या का प्रयोग किया गया है तो इसके बीच का अंतर समान होगा, एपी में चला गया, नहीं यह सीरीज एपी में चला गया। अच्छा वहां आप एसएन के लिए क्या जानते हो, यहां फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है, तो एसएन बराबर आपको हम क्या बतलाए हैं, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस यल,
नहीं, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। देखो ऐसे एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी हुआ करता है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से हम प्रयोग किया करते हैं। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम हो तो आप इसके माध्यम से जोगफल निकाल सकते हैं। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, वेयर ए इजकल टू फर्स्ट टर्म, एल इजकल टू लास्ट टर्म, जहां ए पहला पद हुआ करता है जबकि एल जो होता है वह अंतिम पद हुआ करता है। अच्छा एन पर टोटल कितना टर्म है इसमें प्रयोग किया गया, यह सोच करके देखो। अच्छा 1 से लेकर 51, यानी कहने का मतलब 52 नहीं तो 52 तक के केवल और केवल विषम संख्या का प्रयोग किया गया है। आप दिमाग को दौड़ाओ। देखो हम आपको बार बार बोलते हैं कि जितना नेचुरल नंबर का आप जिक्र करोगे ना, है ना, जहां तक के प्राकृतिक संख्या का बात करोगे ना, उसमें आधा हिस्सेदारी ऑड का हुआ करता है, आधा इवन का हुआ करता है। तो अगर 52 तक के सारे विषम संख्या का प्रयोग किया गया है, यानी 26 ऑड नंबर होगा, उसमें एन का मान हो जाएगा 26। चलिए यानी एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए का मान यहां कितना है 1 और एल यानी अंतिम पद कितना हो गया आपका 51। चलिए यह 2 से काट लीजिए, 52 26 बार में कट जाएगा। 26 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो कितना होता आपका 676, यही इसका जोगफल हो जाएगा 676। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। जी हां ऑप्शन नंबर बी 676। हम जहां तक के प्राकृतिक संख्या का बात करते हैं उसमें आधा हिस्सेदारी ऑड का हुआ करता है, आधा इवन का हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 9। हाँ यहां तक अगर किन्हीं को कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए प्रश्न संख्या 9 पे। क्या कहता है सुनिए, सोहन मोहन और रोहन का बात किया गया, किसका किसका, सोहन मोहन और रोहन का। एक साथ मिलकर प्रतिदिन 500 रुपया कमाता, तीनों मिलकर के जो है, कौन कौन, देखिए सोहन मोहन और रोहन तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कमाता, 500। यही तो है मेरे भाई, यानी तीनों के एक दिन के इनकम का योग कितना है 500 है। अब क्या कहता है सुनो, जबकि सोहन और रोहन मिलकर के, सोहन और रोहन मिलकर के जो है एक दिन में कितना कमाता है, सोहन और रोहन मिलकर के 285। और आगे बढ़ जाइए, तथा मोहन और रोहन मिलकर के जो है, मोहन और रोहन मिलकर के, मोहन और रोहन मिलकर के एक दिन में कितना कमाता है, यह कमाता 311। अब आपसे क्या पूछा गया पहले यह सोच लो। कहता है बताओ रोहन का दैनिक कमाई क्या है, यानी कहने का मतलब है कि रोहन एक दिन में कितना कमाता है। अच्छा एक देखिए, यही 3 इक्वेशन तैयार हुआ है प्रश्न के हिसाब से। अच्छा आपको क्या लग रहा है, रोहन के एक दिन का कमाई आपसे पूछा गया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, सिंपल सा बात, देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, सोहन मोहन और रोहन का 2 बार चर्चा हो जाएगा, 4 व्यक्ति का, रोहन इसमें रिपीट कर गया, तो इसमें सोहन मोहन अगर घटा लेंगे, सोहन मोहन रोहन, तो जो रिपीट किया उसका मान बच जाएगा, 4 में से 3 टर्म घट जाएगा, यानी रोहन जो रिपीट है उसका मान बच जाएगा। तो बस सिंपल सा बात है, रोहन का एक दिन का जो कमाई होगा, दैनिक कमाई होगा, यह दोनों को जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा आपका 285 प्लस में 311 और ऊपर वाला इक्वेशन को घटा दीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा आपका, यह हो गया 500। अब बराबर में देख लो, अच्छा ये कितना हो गया 596, 596 में से 500 घटाइए, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 96 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि रोहन का जो है ना दैनिक कमाई जो है वह कितना है 96 रुपीज। जी हाँ 96 रुपीज। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या किया हमने, हमने लास्ट के दोनों इक्वेशन को जोड़ा, इसमें सोहन रोहन मोहन के अलावा रोहन का एक बार और जिक्र हो गया है ना, इसमें घटा लेते हैं सोहन मोहन रोहन को, तो जो रिपीट मान था वह मान बच जाएगा, 4 टर्म में से 3 टर्म घट जाएगा, जो रिपीट एक बच रहा है रोहन का मान हुआ निकल करके आ गया 96 रुपीज। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 10। अच्छा 10 नंबर सवाल, देखो आप रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़े होंगे, उसको बारीकी ढंग से हमने आपको सिखलाया है। अब क्या कहता है प्रश्न सुनो, कहता है कि 471, हाँ ध्यान दीजिएगा,
471 पर पावर 344 है ना, और बटा 118 का शेषफल क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि 471 पर पावर 344 को अगर हम 118 से विभाजित करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। अच्छा इसको कैसे बनाओगे, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 118 है ना, अब गुना 4 ही हो जाएगा 472 माइनस में 1 है ना, अब पर पावर 344 है ना, और बटा कितना हो गया आपका 118। चलिए बारी बारी से डिवाइड कर लीजिए। देखिए 118 से तो कट ही जाएगा क्योंकि उसी का मल्टीपल है, यह तो रिमाइंडर 0 दे देगा। 1 में डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 1, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो यह -1 हो जाएगा। अब पावर जो है पावर लिख दीजिए 344 नहीं, अच्छा 1 पर कितना हूं पावर लगाओगे तो उसका मान तो 1 ही होगा। हाँ इसमें ध्यान यह बात का रखना है, माइनस पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव, माइनस पर पावर विषम संख्या मान निगेटिव, यानी सम संख्या आपका रिजल्ट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 1। हाँ अगर मान निगेटिव आता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, डिवाइजर को जोड़ करके उत्तर करते हैं। जैसे अगर बाय द चांस यहां पर पावर के रूप में कोई ऑड नंबर होता, 343 का प्रयोग किया जाता तो -1 पर पावर 343 -1 आता। -1 तो हम निगेटिव रिमाइंडर पढ़ते जरूर हैं लेकिन उत्तर कभी निगेटिव रिमाइंडर के रूप में नहीं किया जाता है, तो इस परिस्थिति में डिवाइजर को जोड़ते, -1 प्लस में 118 यानी 117 मेरा उत्तर होता है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 11। देखिए क्या कहता है 11 नंबर सवाल। कहता है 11 नंबर सवाल, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगना है। यानी कहने का मतलब है कि लड़का और लड़की के बीच का रेशियो कितना है 2:1। यही ना मेरे भाई, यही तो लड़का और लड़की के बीच का रेशियो है, यही आपसे बोला भी गया है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगना है। अब क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या कुल संख्या नहीं हो सकता है, यानी कक्षा में पूरे विद्यार्थी का संख्या नहीं हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ है ना, जो अच्छा दोनों मिलाकर के यूनिट कितना हुआ, 2 1 कितना 3, तो जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा वह कभी भी पूरे विद्यार्थी का संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी कभी 1.5 गो 1.25 गो 2.5 गो नहीं हो सकता है ना, लड़का हो या लड़की हो संख्या उसका पूर्ण ही होगा, 10 गो 20 गो 30 गो 40 गो 50 गो है ना। चलिए तो जो 3 से डिविजिबल वह तो पूरे कक्षा में विद्यार्थियों का संख्या हो सकता है, जो नहीं डिविजिबल होगा वह कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा प्रश्न कई बार आपको करवाए हैं ट्रिगो में रेशियो में है ना। चलिए तो 3 से कौन डिविजिबल है, 42 तो डिविजिबल है, यह तो हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, तो 47 भी नहीं हो सकता है, और ना तो 3 से 44 डिविजिबल है, तो यह दोनों में से कोई नहीं हो सकता है पूरे विद्यार्थी का संख्या, यानी बी और सी दोनों। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं कि आंख मुन करके आप केवल बी को देखो उत्तर कर दो, नहीं, ऑप्शन को तो बिल्कुल ध्यान में रख करके काम करना है। आपको लगेगा सही बना करके आए हैं लेकिन परिणाम होगा कि आपने वहां गलत कर दिया है थोड़ा सन के चलते, इसलिए होशियारी से काम कीजिए, बिल्कुल दिमाग को कांस्टेंट रख करके। चलिए अगले सवाल की ओर जाइए, प्रश्न संख्या 12। अच्छा 12 नंबर सवाल क्या कहता है यह सुन लो। कहता 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 3 बच्चे, देखिए 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 3 बच्चे का बात किया जा रहा है कि आयु का योग 36 है, तो सबसे छोटका का आयु क्या होगा, यानी तीनों बच्चा की उम्र में 3-3 साल का डिफरेंस है। अच्छा तीनों के आयु का योग कितना है 36 नहीं, अच्छा औसत आयु क्या हो जाएगा 36 बटा कितना 3, सिंपल सा बात है। देखो जब लगातार संख्या का बात होता है ना, लगातार संख्या 3-3 के डिफरेंस पर नहीं, तीनों के आयु जो है वो लगातार है 3-3 वर्ष के डिफरेंस पर, तो लगातार संख्या में जो औसत मान होता है वो बिल्कुल बीच का मान होता है। इसका मतलब ये बीच वाला जो बच्चा होगा यानी जो दूसरा बच्चा है उसका ही आयु है, तो पहला का निकालना है, नहीं पहले बच्चे का आयु छोटका का, तो इसमें देखिए बीच वाला का 3-3 साल के डिफरेंस पर बच्चा का जन्म हुआ है, तो बीच वाला का है तो उसके पहले बच्चे का जो आयु होगा इसमें 3 घटा लीजिए, तब 12 में से 3 चला गया, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 9 वर्ष मेरे भाई, कितना 9 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटका बच्चा का आयु कितना है 9 वर्ष, कौन सा उत्तर करोगे,
ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बनाने का तो आप बना लीजिए एक्स वाई जेड मान करके, छोटका को एक्स मानिए, उसके बाद वाले बच्चे का उम्र को x+3 मानिए, उसके बाद वाला को x+6 मानो, आप सोल्व कर लो, वैसे भी बनेगा। थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए, तेजी से दौड़ाइए, है ना, थोड़ा अपना क्वालिटी को बढ़ाइए। वैसे तो काम करवे किए हैं, आराम से सोच को अपना बढ़ाना है, कैसे सुविधापूर्वक हम प्रश्न को बनाएं। आ जाइए प्रश्न संख्या 13। अच्छा, 13 नंबर सवाल क्या कहता है, यह सुनो आप। कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज जो है, ध्यान दीजिएगा, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है, यानी 1/9 भाग है, वही बात है। तथा वर्षों की संख्या जो है वह कहता है वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है। कहता है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9 गुना है, समय और दर दोनों बराबर है। आपसे पूछा गया ब्याज का वार्षिक दर क्या है। बिल्कुल, देखो आप ध्यान रखोगे कि अगर साधारण ब्याज मूलधन का m/n गुना हो, समय और दर बराबर हो, बस एक बात आप ख्याल रखना कि इस परिस्थितियों में अगर समय पूछा जाए आपसे या दर पूछा जाए, जी हाँ, समय पूछा जाए या दर पूछा जाए, तो याद रखना √m/n जो भिन्न का मान है, √m/n और गुना कितना 10। चलिए, तो भिन्न का मान कितना है, तो भिन्न का मान आपका है 1/9 और गुना कितना हो गया 10, है ना। तो यह तो 10 हो गया, 1/9 का 1/3 निकल के आएगा, तो 10 बटा कितना हो गया आपका 3, यानी 3.1/3। अभी रेट पूछा तो प्रतिशत के रूप में उत्तर कीजिए, अगर समय भी पूछा जाता तो यही उत्तर होता, 3.1/3। वर्ष दोनों तो संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उत्तर हो गया 3.1/3 प्रतिशत। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। हमने क्या बोला, क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर समय और दर बराबर हो, साधारण ब्याज मूलधन का m/n गुना हो, तो इन परिस्थितियों में समय पूछा जाए या फिर दर पूछा जाए, याद रखना √m/n गुना कितना 10। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 नंबर सवाल, यह भी बीपीएससी ट्री 2 में पूछा गया सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए क्या कहता है, कहता है एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार के हैं। जी हाँ, बात एक शंकु यानी कोन का और एक गोलार्ध यानी हाफ स्फीयर का बात किया जा रहा है। एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, दोनों का आधार समान है और दोनों का आयतन जो है क्या है आपका बराबर है। नहीं, चलिए बात एक शंकु का, चलिए फिगर पहले ड्रॉ कर लीजिए। बात किसका, बात जो है एक शंकु का, नहीं, बात एक शंकु का, और बात किसका, बात जो है एक गोलार्ध का, नहीं, एक गोलार्ध का। गोलार्ध मतलब गोला का आधा, हाफ स्फीयर, यही बात किया जा रहा है ना। अब क्या कहता, दोनों का आधार बराबर है। अच्छा एक बात सोच करके देखो, चाहे बात शंकु का हो चाहे बात गोलार्ध का हो, हाफ स्फीयर का हो, दोनों का तो आधार में एक वृत्त ही हुआ करता है। तो अगर आधार बराबर है यानी दोनों का रेडियस बराबर होगा। चलिए, तो इसका रेडियस को अगर r मानोगे तो इसका भी रेडियस आपका क्या हो जाएगा r। अब एक बात आप समझना, गोला का जो ऊंचाई होता है उसके व्यास यानी डायमीटर के बराबर होता है, जबकि अर्धगोला का जो ऊंचाई होता है उसके त्रिज्या के बराबर होता है। नहीं, तो इसका ऊंचाई तो रेडियस के बराबर ही होगा, r यह हो जाएगा। चलिए इसके ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h। अब देखिए आपसे कहता दोनों के ऊंचाई का रेशियो बताइए, यानी h/r का मान आपको बताना है, जबकि दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर है। चलिए शंकु का आयतन को क्या लिखोगे, तो लिखोगे 1/3 पाई r² AH, है ना, बराबर में। अच्छा गोला का आयतन 4/3 पाई r³, जबकि अर्धगोला का आयतन चला याद रखना 2/3 पाई r³, है ना। तो 2/3 पाई r³, तो यह हो जाएगा आपका 2/3 पाई r³, है ना, 2/3 पाई r³। देखिए पाई/3 काट लीजिए, r² से r² कट जाएगा, r बच जाएगा, यानी h/r बराबर हो जाएगा 2/1, यानी 2:1। यही तो है दोनों के ऊंचाई के बीच का रेशियो, 2:1 मेरे भाई। उत्तर कर लो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर आपका राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ जाइए प्रश्न संख्या 15। अच्छा 15 नंबर सवाल क्या कहता है, यह सुनो आप। हाँ, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, परसेंटेज भी कर सकते हैं आप। नमक के 6 लीटर घोल में, 6 लीटर का नमक का घोल है,
5% इसमें नमक है। कितना नमक है? 5% इसमें नमक है। अब क्या कहता है, वाष्प द्वारा इस घोल में से जो है 1 लीटर पानी निकाल देते हैं। यानी कहने का मतलब है 1 लीटर पानी निकाल दीजिएगा तो 6 लीटर का जो मिश्रण था घट करके हो जाएगा 5। पानी का मात्रा घटेगा, मिश्रण भी घटेगा। तो कहता है कि बचे शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है। अच्छा, पानी वाष्पित हो रहा है, नमक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले नमक का मात्रा कितना था? 6 लीटर मिश्रण में 5% नमक था। यही तो नमक था पहले, नहीं? चलिए, और नमक का मात्रा अभी भी वही है, पानी वाष्पित हुआ है ना, नमक का मात्रा तो वही है, तो यही नमक का मात्रा है। लेकिन अब मिश्रण कितना बचा? 6 लीटर में 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, यानी मिश्रण 5 लीटर का बचा। यानी यह जो नमक है 5 का कितना प्रतिशत है, यह निकाल लीजिए आप। चलिए, 100 से 100 उड़ा दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 6%। जी हाँ, 6%। यानी शेष बचे हुए घोल में अब नमक का जो प्रतिशत होगा वह 6% मेरे भाई। कितना? 6%। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 6%। ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट जवाब होगा 6%, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। अच्छा, 16 नंबर सवाल क्या कहता है, आराम से बात को समझिए। कहता है एक ही समय पर जो है, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ी स्थान ए और बी से शुरू करता है चलना, नहीं, तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रहे। कहने का मतलब है ए जो चला है, देखिए एक ही बात, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ी स्थान ए और बी से चलना शुरू करता है। जो ए से चलता है वह बी के तरफ जा रहा है, जो बी से चलता है वो ए के तरफ आ रहा है, नहीं। अब क्या कहता है, उनकी चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलती है ना, तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। तो ए और बी के बीच का दूरी। अच्छा, एक बात सोचो, दोनों एक साथ चलना शुरू किया था चेला, और जब तक दोनों मिलेगा तो समान समय के लिए ही चला होगा। जब एक साथ चलना शुरू किया, रास्ता अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, रास्ता में जब दोनों मिलेगा तो समान समय के लिए ही चला होगा। तो फिर एक रेलगाड़ी दूसरे की अपेक्षा ज्यादा दूरी क्यों तय किया, है ना? कितना ज्यादा तय करता है एक रेलगाड़ी दूसरे की अपेक्षा? 165 किलोमीटर ज्यादा इसलिए तय किया क्योंकि एक का चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरा का 95, यानी उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल ज्यादा होने के कारण वह 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय किया होगा। चलिए पहले समय निकाल लेते हैं। अच्छा, 165 किलोमीटर दूसरा रेलगाड़ी पहले की अपेक्षा ज्यादा चल लिया, उसका कारण था क्या? पहला रेलगाड़ी की अपेक्षा उसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो यहां से समय निकल करके आ गया। आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, समय निकल करके आ गया। अपोजिट डायरेक्शन है, चाल को जोड़ लीजिए। चलिए 80 प्लस में 95 कितना हो जाएगा आपका, है ना? तो यह हो जाएगा आपका 175, नहीं 175। पहले हमने समय निकाल लिया, अपोजिट डायरेक्शन था, चाल को जोड़ लेंगे, 80 प्लस में 95 175, है ना? दूरी बराबर चाल समय, चाल गुना समय, नहीं चाल इस समय। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 15 से काट लीजिए, कितना बार में? 11 बार में, है ना? तो 1750 प्लस में हो जाएगा आपका कितना? 100 कितना 75, है ना? तो यह हो जाएगा आपका कितना? यह हो जाएगा 1925 मेरे भाई। कितना? 1925 किलोमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा, नहीं। चलिए 1700 175 में जो है कि आप 11 10 से पहले गुना कर लीजिए, तो 1750, उसमें आप 175 क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, नहीं 1750 में 175 जोड़ेंगे, 1925 किलोमीटर आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, सी नंबर जो है कि आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। अच्छा, 17 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिए आराम से। कहता हुआ एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमावार बट्टों के समतुल्य हो। पहले बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का, क्रमिक छूट का। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? एक डिस्काउंट देने के बाद
जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। चलिए, तो डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पर दिया था, मार्केट प्राइस को मान लेते हैं 100, पहला डिस्काउंट 20, 100 का 20 कितना 20, बचा कितना 80, नहीं अच्छा, अगला डिस्काउंट कितना 10, 80 का 10 कितना 8। आप सोचिए ना 100 में कितना का डिस्काउंट हो गया, 20 और 8 कितना 28, तो 100 में जितना का डिस्काउंट वही तो प्रतिशत हो जाएगा, यानी दोनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल जो छूट होगा कितना प्रतिशत का होगा, 28% का। यानी कहने का मतलब है कि दुकानदार जो 20-10 का क्रमिक छूट दे रहा है उसके बदले अगर कोई एक छूट देना चाहे तो वह छूट कितना परसेंट का होगा, 28% का। मेरे भाई कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी, जी हां ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहां आप लोग को दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए, आपके दिक्कत का समाधान हम करेंगे, है ना, कहीं भी कोई तरह का परेशानी हो जरूर। ऐसे तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि कहीं आपको परेशानी नहीं हो, जितना सारा बात होता हर बात को बता करके ही चलते हैं। चलिए अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए इस बैच के बारे में, है ना, आपके जितने भी सारे दोस्त हैं सभी को बताइए, सभी को शेयर कीजिए। कोर्स जो है ना, मात्र जो है आपका 99 रुपीज में जो है ना, वही जीएसटी शायद लगा करके 101 रुपया कुछ होता है ना, 101 रुपया में आपका बैच अवेलेबल है, जिसमें 1 मंथ का आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है और पीछे का मॉक टेस्ट तो आपको फ्री में मिल जाता है। जी हाँ, जो अभी ज्वाइन किए होंगे उनको 25-26 मॉक टेस्ट पहले से मिल गया है, 25 मॉक टेस्ट, है ना, तो पीछे का मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाता है। टाइम पर 7:30 बजे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है और फिर हम लोग 8 बजे से लाइव डिस्कशन में जुड़ते हैं। जी हाँ, और यह भी हम आपको बताते हैं बार बार, यह जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके चला, किसी पार्टिकुलर एग्जाम के नहीं। जिनका बीपीएससी ट्री 3 है उनके लिए, बिहार दरोगा मेंस है उनके लिए, झारखंड सीजीएल है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, हर एक एग्जाम में टॉनिक के जैसा काम करने वाला है। यह कान खोल करके आप सुन लीजिए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, कहता एक्स क्यू माइनस में 10x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल मिलता है, यानी रिमाइंडर पूछा जा रहा है इस व्यंजक को x प्लस माइनस 1 से भाग देने पर। रिमाइंडर्स थ्योरम कहता है, क्या कहता है कि जब किसी व्यंजक में x प्लस माइनस a से भाग देकर शेष निकालना हो तो x प्लस माइनस a बराबर 0 ले लो, x का जो मान आएगा व्यंजक में पुट कर दीजिए, जो परिणाम आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए, तो x प्लस माइनस a से भाग देने का बात किया गया, x प्लस माइनस a बराबर लेंगे 0, x का मान कितना हो गया -1, यही व्यंजक में पुट कर दीजिए। चलिए x के जगह पर तो यह हो जाएगा -1 का क्यूब, है ना, हाँ माइनस में हो जाएगा 10 इंटू -1 का स्क्वायर, हाँ मेरे भाई, अच्छा प्लस में यह हो जाएगा 2 गुना -1, है ना, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा आपका 3, है ना, तो यह हो जाएगा -1, यह तो +1 हो गया, है ना, -10 से गुना होगा तो माइनस में 10, माइनस में 2, है ना, प्लस में कितना हो गया 3, देखिए 3 और -2 -1 -3 कैंसिल हो गया, यानी आपका परिणाम क्या मिला -10। जो परिणाम आएगा वही रिमाइंडर होगा, उत्तर हो जाएगा आपका -10। क्या हम बोले कि रिमाइंडर्स थ्योरम कहता है कि जब किसी व्यंजक में x प्लस माइनस a से भाग देकर शेष निकालना हो तो x भाग देने का नौबत नहीं आना चाहिए, आपको भाग देने का जरूरत नहीं है, आपको x प्लस माइनस a बराबर 0 लीजिए, x का जो मान आता है चेला व्यंजक में पुट कर दीजिए, जो परिणाम आएगा वही रिमाइंडर होगा मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 19 सुनिए क्या कहता है, कहता है एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। जी हां, लड़का आवाज जब 5 के स्पीड से चलता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है तथा अपनी गति को 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर कर देता है और परिणाम स्वरूप 3 मिनट पहले पहुंच। देखिए दो स्थिति बनता है, जब वह एक दिन 5 के स्पीड से गया, जी हां, तो 3 मिनट देर से पहुंचा, स्पीड वास्तविकता बात है, स्पीड बढ़ाएगा तो समय घटेगा, 9 के स्पीड से गया 3 मिनट पहले पहुंच गया। चलिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, घर से विद्यालय ही है, एक दिन गया 5 के स्पीड से, एक दिन गया 9 के स्पीड से, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यह स्पीड का रेशियो हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, आज भी चर्चा कर रहे थे, तो उन परिस्थितियों में स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसको इनवर्स कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, 9:5, यह टाइम का रेशियो हो
जाएगा। अच्छा, समय का डिफरेंस सोच करके देखिए, है ना, एक बार 3 मिनट देरी से, जबकि एक बार 3 मिनट पहले। अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में घटा करके डिफरेंस निकालो, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ करके। दोनों बार पहले पहले बोले घटा करके, दोनों बार विलंब विलंब बोले तो भी घटा करके, एक बार पहले एक बार विलंब तो जोड़ करके, यानी 6 मिनट का फासला। इसको घंटा में क्या लिखोगे, 6 बटा कितना 60। यह डिफरेंस कितना यूनिट का, 4 यूनिट का मान है। किसी एक स्थिति का समय निकालते हैं। देखिए पहला 4 यूनिट का मान था, 9 यूनिट का निकालना है, 9 बटा 4 से गुना करेंगे। पहला स्थिति का समय निकालो तो पहला चाल में गुना कीजिए, पहला चाल में गुना करिए, दूरी निकल करके आ जाएगा। अगर आप दूसरा स्थिति का समय निकालते तो दूसरा चाल में गुना करके आपको दूरी निकालना होता। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। यहां देखिए, यहां से 6 से उड़ा दीजिए इसको, है ना। 6 पचे कितना हो गया 30, यानी सीधा 9 बटा कितना हो जाएगा आपका 8, यानी 9 बटा 8 का निकाल 1.1, है ना, 125, 1.125 किलोमीटर। यही तो है मेरे भाई, 1.125 किलोमीटर वाला उत्तर कर लीजिए। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। यही है विद्यालय तथा उसके घर के बीच का दूरी। जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल है। बस जो बात आप बताए हैं हम आपको, वह बात आप ध्यान में रखो। डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम कांस्टेंट हो, डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम जो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा। जी हाँ, आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 20, और यह मैथ्स का अंतिम सवाल है आपका। कहता है दो संकेंद्रीय, पहले बात करते हैं संकेंद्रीय का। अच्छा, संकेंद्रीय का मतलब समान केंद्र वाला, समझ रहे बात को, यानी दोनों वृत्त का केंद्र समान है। दो समान केंद्र वाला वृत्त की त्रिज्या 15 और 6 है। यही बात है ना, यही बात किया जा रहा है आपसे। यही कहता है दो समान केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 15 और कितना है 6। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श, यही है छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा, बड़े वृत्त की उस जीवा का लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। चलिए यहां से लंब डालेंगे, इसको मिला लीजिए। अच्छा, बड़का का रेडियस कितना था 15, नहीं, छोटका का रेडियस कितना है 6। तो पहले इसका लंबाई निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका लंबाई 225, नहीं, और 225, 15 का स्क्वायर 225, बेस निकाल रहे हैं, उसमें 36 घटा लीजिए, नहीं तो 225, यही ना। देखो ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर 225, है ना, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 36, है ना। यह तो इसका आधा लंबाई निकल के आएगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित किया करता है, तो इस जीवा का आधा लंबाई हुआ, इसका क्या करेंगे, दुगुना कर लेंगे। अच्छा, तो कितना हो गया, यह हो गया आपका 189, नहीं, और गुना कितना 2, इसको 21 गुना 9, 9 का 3 बाहर हो जाएगा, यानी 3√21, और गुना कितना 2, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 6√21, नहीं, सेंटीमीटर में मामला है क्या, जी हाँ सेंटीमीटर में है, तो 6√21 सेंटीमीटर आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, 6√21 सेंटीमीटर। यह जो जीवा है ना, बड़ा वृत्त का जीवा छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। चलिए आ जाइए, अब रीजनिंग के सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, आइए 21 नंबर सवाल पे। यह देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कहता संडे, जी हाँ, SUNDAY, जी हाँ, संडे का कोड है DNUABS, नहीं, तो कहता है मदर का कोड क्या होगा। चलिए मदर का कोड क्या होगा। अब देखो बात को समझो आप, यह संडे का कोड है, कैसे इसको कोड किया गया यह बात आप समझिए। अच्छा, आप देखो ना कि यहां पर आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे लिख दो इसको 1 2 3 4 5 6। पहले किसका प्रयोग किया है, पहले 4 नंबर का, n यानी 3 नंबर, फिर 2, उसके बाद a 5, फिर 22 यानी 6, यस 1, यही तो है, 4 3 2 5 6 1। ऐसा ही हम भी प्रयोग कर लेंगे, इसको भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। पहले 4 नंबर का प्रयोग करेंगे, क्या होगा AH,
फिर 3 नंबर का प्रयोग करेंगे, क्या होगा टी, और ऐसे हमको दिख रहा है कि एच टी का, अच्छा 2 ऑप्शन है। अच्छा उसके बाद हम प्रयोग करेंगे 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला हो गया आपका ओ, एच टी ओ वाला मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, उसके बाद करेंगे 5 यानी हो जाएगा आपका ई, उसके बाद करेंगे 6 यानी आर, उसके बाद करेंगे 1 यानी यम। यही तो है भाई, एच टी ओ ई आर एम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात था, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 22 सुनिए क्या कहता है 22 नंबर सवाल। कहता है पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 17वां, रवि का स्थान जो है वह बाएं से क्या है 17वां है, जबकि श्याम का स्थान दाहिने से 14वां है। यदि दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रवि का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखो इंटरचेंज रैंकिंग का सवाल है। अब एक बात आप माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि इंटरचेंज रैंकिंग में टोटल निकालने के लिए वैसे व्यक्ति का P1 P2 लेकर चला जाता है जिसका परिवर्तन के बाद एक नया क्रमांक दिया जाए। अच्छा परिवर्तन के बाद नया क्रमांक किसका दिया गया, रवि का, यानी रवि को लेकर चलेंगे। चलिए टोटल बराबर, अच्छा रवि का स्थान परिवर्तन के बाद बाएं से कितना 7वां। अच्छा परिवर्तन करोगे तो रवि तो चला जाएगा किसके जगह पर, है ना, रवि चला जाएगा श्याम के जगह पर, जो दाएं से कितना था 14वां। तो रवि का बाएं से 7वां, तो दाएं से कितना 14वां, -1 कर लीजिए। टोटल बराबर P1 प्लस में P2 माइनस में 1, है ना, तो 21 में से 1 चला गया, यानी कितना हो जाएगा कुल छात्रों का संख्या कितना 20 मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर ए, कुल छात्रों का जो संख्या है वह संख्या आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 23। अच्छा 23 नंबर सवाल पे आइए, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कहता है महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, क्या कहा सुनिए। एक महिला को देख करके सुरेश कहता है उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। अच्छा एक बात सोचो, सुरेश कहता है मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। अरे तो सुरेश के ससुर का इकलौता दामाद, तो सुरेश का ससुर उसका इकलौता दामाद, यानी खुद सुरेश अपने बारे में बोल रहा है नहीं, तो उसका महिला का जो पिता है, कहता है सुरेश ने क्या कहा उस महिला की ओर देख करके, सुरेश कहता है उसके पिता जो है मेरे ससुर के इकलौते दामाद, यानी सुरेश के बारे में बोला जा रहा है, खुद सुरेश अपने बारे में बोल रहा है। इसका मतलब सुरेश महिला का कौन है, पिता है। महिला यानी जो लड़की है वह सुरेश की बेटी है, तो सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। सुनिए 24 नंबर सवाल, डायरेक्शन का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कालू 3 मीटर पूरब, चलिए भाई सब जानते हो आप, इसमें हमको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कालू, जी हाँ नामो देखिए कैसा है, कालू जो है वह 3 मीटर पूर्व की ओर, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 4 मीटर, कितना यही है 4, फिर पश्चिम में जो है 6 मीटर चलता है, पश्चिम इधर हो गया आपका, पश्चिम की ओर मुड़कर 6, यहां पे पहुंच गया। अब क्या कहता है सुनो, कहता है बताओ अब प्रारंभिक स्थल से कालू जो है, कलुआ जो है वह कितना दूर है। यही डिस्टेंस आपसे पूछा गया। यह इसको मिला लीजिए आप, यह 4, यह 3, तो यह भी 3, 6 में से 3 जाएगा, यह 3, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। यानी कालू अपने प्रारंभिक स्थान से, उसका प्रारंभिक स्थान था, अभी उसका स्थिति यहां है, कितना दूर है, तो 5 मीटर दूर है। कितना मेरे भाई 5 मीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ जाइए, लास्ट सवाल है आज के मॉक टेस्ट का, अंत भला तो सब भला, प्रश्न संख्या 25। चलिए क्या कहता सुन लीजिए। एक 6 सेंटीमीटर घन के सभी सतह को हरा रंग से रंग दिया गया है। चलिए पहले प्रोसेस ही देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर का घन है, कितना सेंटीमीटर का, आराम से बात को समझिए। यही है 6 सेंटीमीटर के घन के सभी सतह को हरा रंग से पहले रंग दिया गया है तथा उसे 1 सेंटीमीटर के माप में फिर काट करके छोटे छोटे घन में परिवर्तित कर दिया गया है।
अच्छा 6 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर बांटना है, 6 भाग में बांटना है, 5 बार कट लगाएंगे। कितना बार? 5 बार। चलिए 5 बार कट लगा लीजिए। 1 2 3 4 5। देखो 6 भाग में बट जाएगा। एंड मेरे भाई इधर से भी 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5। देखिए आप 6 भाग में बढ़ जाएगा हर तरफ से। 1 2 3 4 5। यही तो कहता था। एक बड़ा घन था 6 सेंटीमीटर वाला, उसको पहले हरा रंग से रंग दिया गया है, फिर उसको काट करके 1 सेंटीमीटर के माप में जो है छोटे छोटे घन में परिवर्तित कर दिया गया है। अब एक सिंपल सा बात समझ करके देखो, रंगा गया था पहले, काटा गया है बाद में, तो रंग तो केवल बाहर के सतह पर ही होगा, अंदर जो कटेगा उसमें तो रंग का प्रयोग होगा नहीं। तो कहता है इससे कितने सतह हैं, कितने घन हैं होना चाहिए, ऐसे कितने घन हैं। जी हाँ, यहां पर घन होना चाहिए। ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह हर रंग से रंग। देखो 3 सतह वाला जो होता है ना, वह कॉर्नर क्यूब होता है। 3 सतह केवल और केवल कॉर्नर क्यूब का रंगा होता है। देखिए यही कॉर्नर क्यूब है, यही कॉर्नर क्यूब है। कॉर्नर क्यूब का संख्या कितना होता है? 8। 4 को ऊपर 4 को नीचे, यानी ऐसे केवल और केवल कितने घन हैं जिसके 3 सतह रंगे हुए हैं? 8। हम हर एक का उत्तर देते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाता ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसका केवल एक सतह रंगा हुआ है, एक सतह वाला बिल्कुल बीच में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए एक फलक में 16 गो, फलक का संख्या कितना हुआ करता है? तो फलक का संख्या होता है 6। तो 16 छक कितना हो जाएगा आपका? 96। एक केवल एक फलक रंगे घनों का संख्या कितना? 96। अगर 2 फलक वाला का पूछता तो किनारा में से, तो देखिए 1 2 3 4। हाँ देखिए एक किनारा में 4, किनारा का संख्या 12। जी हाँ, तो 12 चौक कितना हो जाएगा आपका? 48। 3 फलक वाला का तो कॉर्नर क्यूब कितना? 8। एक भी फलक नहीं रंगा हुआ हो तो जो बिल्कुल बीच में छिपा होता है यही बीच वाला है, 16 को। लेकिन किस लेयर का लोगे? 1 2 3 4 लेयर का, बीच वाला का। तो ये हो जाएगा 16 गुना कितना? 4। 64 घन ऐसा होगा जिसका एक भी फलक रंगा हुआ नहीं होगा। जी हाँ, तो यह सारा प्रश्न का जवाब हम आपको क्लियर करवा दिए। अगर रट्टा मारना है तो वो भी उपाय बता देते हैं। देखिए अगर केवल एक फलक वाला का पूछे, बिना डायग्राम का अगर बनाना चाहते हैं तो याद रखना n-2 का होल स्क्वायर और गुना कितना? 6। अगर केवल 2 फलक वाला का पूछे, याद रखना n-2 इंटू 12। केवल 3 फलक वाला का पूछे, फिक्स होता है 8। एक भी फलक नहीं रंगा हुआ ऐसे घनों का संख्या पूछे, n-2 का होल क्यूब, वेयर n का मतलब होता है घन के प्रत्येक किनारा को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहां पर 6 बराबर भाग में देखिए, तो 6 माइनस में 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 छक 96, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया 4, 12 चौके 48, 8। यहां देखिए 4 में से 2 चला गया है ना, तो यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 4, सॉरी 6 में से 2 गया 4, 4 का क्यूब कितना? 64। तो आप दोनों तरकीब से बना सकते हैं, या तो प्रोसेस से बनाइए, नहीं तो जो फॉर्मेट बताए हैं, केवल एक फलक रंगे घनों की संख्या n-2 का होल स्क्वायर गुना 6, 2 फलक वाला का n-2 इंटू 12, 3 फलक वाला फिक्स होता है कॉर्नर क्यूब 8, कोई भी फलक नहीं रंगा हुआ ऐसे घनों की संख्या n-2 का होल क्यूब। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का पूरा 25 प्रश्न जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि कहीं आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी तरह का और भी कोई दिक्कत हो तो आप दोपहर में 70 33 64 90 44 पे कॉल कीजिए, है ना, हम उसका जवाब जरूर देंगे। किसी अगर बाद में कोई दिक्कत होता है तो जी हाँ, और जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करवा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को जरूर इस कोर्स के बारे में बताइए, शेयर करवाइए, है ना, और उनको भी बताइए कि जो एक जगह डिस्कशन चल रहा है, अगर बढ़िया लगेगा आप एक बार दिखा दीजिए उनको, अगर बढ़िया लगा तो भी जुड़ेंगे हमसे, उनको भी फायदा पहुंच पाएगा। चलिए वीडियो देख, सॉरी, आज के मॉक टेस्ट का समापन यही करते हैं। अब हम लोग का मुलाकात होगा कल के मॉक, वीडियो वाला आदत हो गया भाई, बोल देते हैं बार बार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो आज का हम लोग का मॉक टेस्ट का समापन यही हुआ। अब हम लोग का मुलाकात होगा कल के मॉक टेस्ट में, यानी मॉक टेस्ट नंबर हम लोग का कल जो चलेगा आपका, है ना, वो मॉक टेस्ट नंबर कितना चलेगा आपका?
29 आज कंप्लीट हुआ। 30 नंबर मॉक टेस्ट के साथ हम लोग कल जुड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।